Hello and welcome to my channel once again. So how are you guys? So I am your educator, I am your teacher, whatever you can say. And आज हम again अपने न्यू चैप्टर के साथ आज हम आपसे मिल रहे हैं. आज ये आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास 10th का, एंड दैट इज ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. और वन शॉट पूरा हम ये एक साथ ही आपका चैप्टर पूरा फुल कंप्लीट करेंगे आज. सो जो भी बच्चे हैं जिनका अभी तक ये रिसोर्स और डेवलपमेंट चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से जो है यहाँ से कर लीजिएगा. तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ. तो चैप्टर्स में आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो टॉपिक्स थे या हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, ये टॉपिक्स आपके हैं. अभी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है वो आपका इसमें 2023 और 24 सेशन में नहीं था, लास्ट ईयर नहीं था. ये तो इस ईयर भी जो है क्या अपडेट्स है वो आप चेक कर लीजिएगा. लेकिन ये भी मतलब ये है कि इस साल भी आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है वो नहीं है आपके. ठीक है, आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नहीं है. तो इसके अलावा आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग्स हैं. ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है नहीं, तो इसलिए हमने स्टडी नहीं करना है. और वैसे आपको अगर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है आपको पढ़ना है तो आप मेरे 8th क्लास में मैंने सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाए हैं. 8th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 7th में भी आप रिसोर्सेज पढ़ चुके हो. तो 8th का अभी रिसेंटली जो रिसोर्स चैप्टर जो है वहाँ पर हुआ है, तो 8th के रिसोर्स चैप्टर में आपको सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो अगर आपको थोड़ा सा ब्रशअप करना है या जानना है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है क्या नहीं है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट की तरफ. हम फर्स्ट हमारा आता है आपका मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मीनिंग एक्चुअली है क्या? ओके, सो मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज रेफर्स टू ऑल मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज. यानी कि जो भी रिसोर्सेज हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज मतलब सब नहीं, लेकिन वो रिसोर्सेज जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं. कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं. ठीक है, सो जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, हम उन्हें प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं, तो वो रिसोर्सेज कहलाता है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो रिसोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कई रिसोर्सेज की कैटेगरी में थोड़ा बहुत आती भी हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे यूज़फुल में नहीं आती हैं. तो अगर वो यूज़फुल नहीं है तो वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगी. ठीक है, सो बहुत कई ऐसी एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जो हमारे यूज़फुल में नहीं आती हैं, हम उनसे अपनी नीड सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल हैं. अगर मतलब उनके लिए हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा उनको एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी भी अगर हम उनको एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज में आपकी नहीं आती है. ओके, नाउ तो अब रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है, या हम उन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या करते हैं. तो 3 फीचर्स हैं इसके कि रिसोर्स जो है हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है. उसके 3 फीचर्स हैं. फर्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. ठीक है, क्या हमारे पास उस लेवल का डेवलपमेंट है, उस लेवल की हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. तो ये हो जाता है आपका रिसोर्सेज के 3 में से ये एक फीचर. दूसरा आता है आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स टू से कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो हमारे लिए यूज़फुल रहें, यानी कि हमारे लिए नुकसानदायक ना हो. लाइक फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब है. ठीक है, सो न्यूक्लियर बॉम्ब जिस चीज़ से बनाया जाता है, जो मिनरल से बनाया जाता है, जिसके लिए यूरेनियम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ऑल दीज आर मिनरल्स, यूरेनियम, टाइटेनियम. ठीक है, सो ये जो मिनरल्स हैं ये इंसान के लिए यूज़फुल नहीं है, या इन मिनरल से जो चीज़ बनाई जा रही है, यानी कि आपका बनाया जा रहा है क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब. तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इंसान के लिए, सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल नहीं है. वो एक डिसएडवांटेज वाली चीज़ है ये, या वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है, इंसानियत को ख़त्म करने वाली चीज़ है. ठीक है, सो रिसोर्सेज में ये भी देखा जाता है, या ये इसका सेकंड फीचर हम कह सकते हैं कि कल्चरली जो है वो रिसोर्सेज एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उन रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करे, उन रिसोर्सेज को अपनाए,
या आप सिंपल वे में कह सकते हो वो रिसोर्सेज यूजफुल हो, ह्यूमन बीइंग के लिए वो अच्छे साबित हों, गलत साबित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है अपना आपका इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए या उन रिसोर्सेज को एक प्रॉपर प्रोडक्ट में या प्रॉपर फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, या रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज जो हमारे पास एनवायरनमेंट में है उनको निकालने के लिए, उन्हें यूजफुल फॉर्म में बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना वर्थ है, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या उन रिसोर्सेज का हम प्रॉपर एक प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा लगता है हमें। हम अपना गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जो हम टैक्स देते हैं वो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। तो वो जो पैसा उन रिसोर्सेज को निकालने में और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करने में गवर्नमेंट जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जो खर्च कर रही है, तो क्या वो पैसा वर्थ इट है, यानी कि क्या वो पैसा जो है सही जगह पर लग रहा है, सही रिसोर्सेज पर वो पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। या पता लगा पैसा तो बहुत लगा दिया गवर्नमेंट ने, पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन वो रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन बीइंग के किसी भी काम में नहीं आए, ठीक है। तो ये इसके 3 फीचर हैं रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये इसके 3 फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए। इस साथ वो पैसा कंट्री को डेवलपमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उन पैसों को उस पैसे से जो हमने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, रिसोर्सेज को एक अच्छी फॉर्म में, एक प्रॉपर फॉर्म में जो चेंज किया है, तो वो पैसा क्या कंट्री भी उससे कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही है, ठीक है। मतलब पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। तब हम उसको मतलब रिसोर्सेज कह सकते हैं जब वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फीसिबल हो, तब हम उसे प्रॉपर रिसोर्स कह सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि रिसोर्स को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज के नाम पर जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। जो मतलब जो चीज़ें उस रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करती हैं वो चीज़ें हैं बिटवीन नेचर, क्योंकि नेचर हमें वो चीज़ें दे रहा है, टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उस रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि जिस भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या शॉप्स जहाँ पर भी वो रिसोर्सेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो किसी भी रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको एक यूज़फुल प्रोडक्ट में बनाने के लिए, और वो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, तो वो क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और उन चीज़ों में आपस में बहुत ही गहरा जिसे कहते हैं रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर हमें रिसोर्सेज दे रहा है बट इन अ रॉ फॉर्म। नेचर जो हमें रिसोर्सेज दे रहा है वो रॉ फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेक्नोलॉजी, जिसको हम यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड इंस्टीट्यूशन, जिस भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, मार्केट या शॉप्स जहाँ पर भी उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एक हम इंडस्ट्रीज़ में ही ज़्यादातर जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का मतलब वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इन सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले आपका आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर, ठीक है। टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे शो किया हुआ है द सेम वे कि वो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज होते हैं, या प्रोडक्ट्स अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं उनको हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। सो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बीइंग खुद भी जो है वो एक एसेंशियल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, जो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर दे रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, इंस्टीट्यूशन का यूज़ कर रहा है, और एक यूजफुल प्रोडक्ट हमें बनाकर दे रहा है, यानी कि और लोगों को बना के दे रहा है। और इवन हर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक रिसोर्सेज का काम करता है, ठीक है। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो ह्यूमन ही जो है मटीरियल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक रॉ जो मटीरियल हमारे पास अवेलेबल है, एक रॉ मटीरियल से एक यूजफुल प्रोडक्ट में, और उसके तरह हम उन चीज़ों को जो है यूज़ कर पाते हैं। सो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ पर नेचर से क्या हो रहा है, आपका नेचर से इंटरेक्ट हो रहा है। ह्यूमन बीइंग का नेचर से इंटरेक्ट हो रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जिनसे हम नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं, और वो टेक्नोलॉजी जिनसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक यूज प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी, दोनों ही टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है। एंड क्रिएट अ इंस्टीट्यूशन, और एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में हम उस रिसोर्सेज को टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, हम उन
इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में उनको कन्वर्ट कर रहे हैं यूजफुल प्रोडक्ट में, और फिर वो प्रोडक्ट जो है कहीं और भी हम उनको लगा रहे हैं, यानी कि मार्केट में जाके हम बेच रहे हैं। तो जब हम बेचते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब हम बेच रहे हैं मार्केट में, जब हम बेच रहे हैं मार्केट से वो बाहर की कंट्रीज़ में जो है प्रोडक्ट जा रहा है। जब बाहर की कंट्री में प्रोडक्ट जा रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि कंट्री को इकोनॉमिकली कंट्री स्ट्रांग हो रही है, फाइनेंशियली कंट्री स्ट्रांग हो रही है, और कंट्री की जो इनकम है उसमें भी ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, या रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड कैसे कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें इसमें। Now resources are vital for human survival as well as maintaining the quality of life. रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है, उसको चेंज करता है, उसको अलग करता है, ठीक है, एक डिफरेंट फॉर्म में बनाता है। क्योंकि लाइक जैसे अगर हम ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फ़ोन हमारी लाइफ को एक अलग रुख दे रहा है, ठीक है, ये फ़ोन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है, ठीक है। सो इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ह्यूमन के माइंड में ये रहता है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि फ्री गिफ्ट है, नेचर हमें फ्री में जो है सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। इसके वजह से ह्यूमन जो है रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहा है। वो डिफरेंस नहीं देख रहा है कि ये रिसोर्सेज जल्द खत्म हो जाएंगे या ये रिसोर्सेज हमारे जल्द खत्म हो जाएंगे, ये डिफरेंस नहीं देख रहा है वो, ठीक है। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम देखेंगे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। धीरे धीरे रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म होने लगेंगे। वाई? क्योंकि कुछ लोगों के लालच की वजह से ये रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे हमारी कंट्री से, ठीक है। क्योंकि लोग जो है सिर्फ रिसोर्सेज को यूज करने के लिए ही यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं रिसोर्सेज कि हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज निकाल लें ताकि हम आगे उनको जाके जो है रिसोर्सेज को बेचें और बेच के पैसा कमा सकें। तो ये हो गया ह्यूमन का एक ही हो गया लालच, वो लालच की वजह से ये सारी चीजें कर रहा है। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना रिसोर्सेज हम एक्युमुलेट करेंगे, जितना हम रिसोर्सेज निकालेंगे इन फ्यू हैंड्स, मतलब जो रिसोर्सेज है, एक्युमुलेशन भी जो रिसोर्सेज है वो कुछ लोगों के हाथों में हैं, कुछ लोगों के कंट्रोल में है रिसोर्सेज। इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू द सेगमेंट हैव्स एंड हैव नॉट और रिच एंड पुअर। मतलब जिन लोगों के हाथों में, कंट्रोल में, जिनके कंट्रोल में ये जो रिसोर्सेज हैं, जिन्होंने रिसोर्सेज पर पूरा कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में, बाहर की कंट्री में भी, जिन्होंने रिसोर्सेज पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या, वो रिसोर्सेज को अपनी तरह यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरह इनडिस्क्रिमिनेटली भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो जिससे पुअर और रिच के बीच में गैप भी बनता जा रहा है, क्योंकि वो रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है, जिनको उन रिसोर्सेज का यूज़ मिलना चाहिए, जिनको वो रिसोर्सेज एक्चुअली में मिलने चाहिए, उनकी ज़रूरत है वो रिसोर्सेज, वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो जिससे जो वो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअरर होते जा रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। वही चीज़, सेम चीज़ है कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरीके से, जिसकी वजह से कंट्रीज में ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकते हैं। ग्लोबली हमारा पूरा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, रिसोर्सेज का जो बैलेंस है वो खराब हो सकता है। वो इकोलॉजिकल क्राइसिस बहुत आ सकते हैं, सच एज ग्लोबल वार्मिंग जो कि ऑलरेडी चल रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन वो भी ऑलरेडी चल रहा है। ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती जा रही है, जिसे कहते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो छेद बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वो भी हो रहा है ऑलरेडी, एंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंड भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, वो भी ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। सो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वे में यूज़ किया जा रहा है, रिसोर्सेज को फ्यूचर के बारे में ध्यान में रख के लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज सिर्फ कुछ रिच लोगों के हाथ में ही जाके मतलब बस गया है, सिर्फ उन कुछ रिच लोगों ने ही रिसोर्सेज पे जो है कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिसोर्सेज अगर बहुत बुरी तरह यूज़ होगा तो उससे क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम जाते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर इक्वली डिवाइड होता है रिसोर्सेज, इक्वली सब उसको अच्छे से यूज करते हैं, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली सब जगह हो रहा है, इक्वली ऑल ओवर द कंट्रीज, और लोग जो है वो बहुत अच्छे से अगर यूज कर रहे हैं, इक्वली यूज कर रहे हैं, रिच और पुअर को बराबर से सारा हक मिल रहा है रिसोर्सेज पे, तब जो है हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन रह सकती है,
और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में पीस भी स्थापित हो सकती है, ग्लोबल पीस हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी सस्टेन रह सकती है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारी लाइफ सस्टेन रह सकती है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल, अगर आज जो ट्रेंड चल रहा है कुछ इंडिविजुअल जो है रिसोर्सेज को डिप्लीट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, अनलिमिटेड वे में यूज करते जा रहे हैं, एंड द कंट्रीज कंटिन्यू, अगर लोग इंडिविजुअल भी यूज कर रहे हैं और कंट्रीज, अगर ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। तो हमारा प्लैनेट जो है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डेंजर से गुजरना पड़ेगा हमारे प्लैनेट को। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। इसलिए रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है, कितना यूज करना है, कहाँ पर कितनी जरूरत है, इस रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपनी लाइफ को सस्टेनेबल में रखना है, अगर हमारी लाइफ को हमें सस्टेन रखना है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हमारी अपनी लाइफ ही नहीं, ह्यूमंस की ही नहीं, एनिमल्स, स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर सबकी लाइफ को अगर हमें सस्टेन करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक कॉम्पोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे पहले बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हम एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करें लेकिन हम फ्यूचर की चीज़ों को ध्यान में रख कर एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें, क्योंकि हमें वो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें रखने हैं, तो हमें वो चीज़ सोचनी है। सो लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमारा जो ये कह सकते हैं कि हमारा कर्तव्य बनता है कि एनवायरनमेंट को बिना किसी नुकसान के या बिना कोई नुकसान पहुँचाए हम जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, या रिसोर्सेज को हम एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे डैमेज ना हो, क्या ना डैमेज हो, उससे एनवायरनमेंट ज़्यादा डैमेज ना हो। Thus, development in the present should not compromise with the need of the future generation. सो एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, यहाँ पर ये भी मीनिंग आता है कि दस हमको एनवायरनमेंट इस वे में भी नहीं एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज यूज़ करने हैं कि जो प्रेजेंट है शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब प्रेजेंट आज के टाइम जो चल रहा है, आज के टाइम में जो लोगों को रिसोर्सेज की ज़रूरत है उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, और जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी हमें ध्यान में रखना है, और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और आज के टाइम का जो डेवलपमेंट है उससे भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यानी कि जो आज हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, तो उससे भी हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, यानी कि हमें उसे रोकना नहीं है। आज का डेवलपमेंट हमें रोकना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट हमें आज भी डेवलपमेंट करते रहना है, हमें रिसोर्सेज को डेवलप करते रहना है, रिसोर्सेज हमें जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते रहना है, साथ ही साथ हमें फ्यूचर के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको भी बचा कर हमें रखना है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। तो अगर हमें फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज रखने हैं और आज के डेवलपमेंट से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, डेवलपमेंट यानी रुकना नहीं चाहिए, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी रुकनी नहीं चाहिए, रिसोर्सेज का यूज़ रुकना नहीं चाहिए, बट लिमिटेड वे में हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें करनी है तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। नाउ प्रॉपर प्लानिंग क्या, हमें रिसोर्स का प्रॉपर प्लान करना है, हमें ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज़ को, हमारे देश को, देश के अंदर हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में हर पर्सन को जो है आपकी रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं कभी भी। ओके, सो रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग के लिए एक ऑल ओवर द जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, मतलब ऑल ओवर सारी जो कंट्रीज थी, मैक्सिमम बहुत सारी कंट्रीज थी, अप्रॉक्स 100 कंट्रीज थी, 100 वर्ल्ड की कंट्रीज के लीडर्स, इन्होंने एक कह सकते हैं काइंड ऑफ एक मीटिंग बिठाई, एक यूनाइटेड नेशन में एक डिस्कशन हुआ। ठीक है, और उस डिस्कशन वो जो डिस्कशन हुआ वो हुआ आपका ब्राज़ील की एक सिटी है, एक प्लेस है रियो डी जेनेरियो में। अर्थ समिट हुआ 1992 में। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील in June 1992 where more than 100 heads of the state met। स्टेट यानी कि यहाँ पे कंट्री के बारे में बोला गया, क्योंकि अर्लियर ऑल्सो और इंटरनेशनली लेवल पे हम कंट्रीज थोड़ा सा कम ही यूज़ करते हैं, स्टेट्स हम बोलते हैं, और अर्लियर भी स्टेट्स बोला जाता था। ठीक है, सो ये 100 कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर एक समिट हुआ, एक बैठक हुई,
और यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि भाई एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाना है, एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको बेसिकली किस तरह से हमें बचाना है। The summit addresses the urgent problem of environmental protection and the socio-economic development at the global level, यानी कि जो urgent problems हैं environment से related, यानी pollution हो गया, population also comes in that, greenery हो गई, ठीक है, और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो गया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, और वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं और हमें इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन हो, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हो, और उसके डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर बैठ के सारी कंट्रीज़ के हेड्स ने बातचीत करी, ठीक है। द असेंबल्ड लीडर, जितने भी असेंबल्ड लीडर थे वहाँ पर उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी वर्ल्ड में, हमारा जो बहुत सडन से कभी बारिश हो जाती है, जैसे आप अभी देख रहे हो, कभी बारिश हो जाती है, कभी सडन धूप निकल आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पहले से इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया जो है हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी झेल रहा है, ठीक है। सो ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस को रोकना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल है, लैंड एनिमल है, फॉरेस्ट में न जाने हजारों प्रकार की ट्रीज की, प्लांट्स की, हर्ब्स की स्पीशीज़ हैं, उस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी हमें बचाना है। तो इसके लिए सारे वर्ल्ड के लीडर्स ने, मतलब 100 जो स्पेशली 100 कंट्रीज़ के लीडर्स ने जो है एक डिक्लेरेशन साइन किया। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो रियो ये जो कन्वेंशन हुई थी, यहाँ पर ये लोग ये जो है एंडोर्स करते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यानी कि फॉरेस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए ग्लोबल लेवल पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर, एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21, जो डिक्लेरेशन साइन हुआ उसको एजेंडा 21 का नाम दिया गया, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21वीं सेंचुरी। अचीविंग मतलब एम क्या था इनका एम ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अचीव करना है 21वीं सेंचुरी तक, यानी कि हमें एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उन रिसोर्सेज को रख सकें। तो ये था आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका एजेंडा 21 क्या था। वहाँ पे तो डिक्लेरेशन साइन हुआ, एक सारे वर्ल्ड के लीडर्स ने साइन किया, और एक ये बनाया गया आपका एक प्रिंसिपल्स को लेकर, कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर ये एजेंडा 21 बनाया। अभी एजेंडा 21 क्या था? यह डिक्लेरेशन था साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर था ये पूरा, एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, मतलब एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ये रियो डी जेनेरियो में जो कि हेल्ड हुआ। एम था इसका अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने पढ़ लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, यानी कि आज के टाइम पे डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, रिसोर्सेज हम यूज़ करना ही है, हमें हमारी मजबूरी है, कुछ कई जगहों पर रिसोर्सेज हमें चाहिए ही चाहिए, बट साथ साथ में हमें उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें रख छोड़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स थे इनके कॉम्बैक्ट एनवायरमेंटल डैमेज, जो भी एनवायरमेंट में जो डैमेज हो रहा है उसको रोकना, पॉवर्टी खत्म करना, डिसीजेज थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि वो डिसीजेज जो बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन डिसीजेज पे कंट्रोल आउट कैसे करना है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो जो भी नीड्स हैं किसी भी कंट्री की, कोई भी नीड है तो वो नीड भी म्यूचुअली आपस में एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करेंगी, कंट्रीज एक दूसरे की नीड को फुलफिल करेंगी, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी सारी कंट्री आपस में, वो सभी कंट्री आपस में उनको शेयर करेगी, ठीक है। तो ये था कुछ इनका ऑब्जेक्टिव, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट में जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट कैसे करना है, एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर साइन की गई, इन चीज़ों पे कुछ डिस्कशन किया गया, बातचीत की गई, ठीक है। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नीड्स आपस में सभी कंट्रीज़ ने ये शेयर किया। और इसके अलावा मेजर ऑब्जेक्टिव्स और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, हर लोकल गवर्नमेंट, यानी इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट क्या होगी, जो विलेज लेवल पर होगी, विलेज में जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बात करके आ गए ग्लोबल लीडर, सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक जगह इकट्ठे हुए रियो डी जेनेरियो में, सबने डिक्लेरेशन साइन किया, सबने बातचीत करी, हाँ भाई हम अपनी कंट्री में एनवायरनमेंट पर जो है कंट्रोल करेंगे, पॉल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे कंट्रोल करेंगे, और जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। उसके बाद सब अपनी अपनी कंट्री में चले गए और जाने के बाद वहाँ हाथ पे हाथ धर के इस तरीके से बैठ गए, नहीं,
उन वर्ल्ड लीडर्स को अपनी कंट्री में जो वहाँ पर चीज़ें डिस्कस हुई है वो अपनी कंट्री में एग्जीक्यूट कराना है, वो लागू करवाना है। वो कैसे लागू होगी कि वो अपनी स्टेट की गवर्नमेंट से कहेगी कि भाई ये चीज़ें अपने अपने स्टेट में आपको ये चीज़ें एग्जीक्यूट करवानी है, इम्प्लीमेंट करवानी है ये सारी चीज़ें। एंड साथ ही साथ वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि एनवायरमेंटल कंट्रोल होना है, वाटर पोल्यूशन नहीं होना है, लैंड पोल्यूशन नहीं होना है, एयर पोल्यूशन कम करना है। आपको स्टेट गवर्नमेंट अपनी लोकल गवर्नमेंट को कहेगी, जो विलेज की है, सिटी की गवर्नमेंट है, इन सबको ये सारे आदेश, मतलब ये सभी चीज़ें, ये सभी प्रिंसिपल्स, ये मतलब आप क्या कहते हैं ना, मतलब एक मतलब बड़ी लेवल से लेके छोटे लेवल तक ये एजेंडा 21 जाएगा और इस पे काम भी किया जाएगा। ये है यहाँ पर इसका मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग पर। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग जो है वो किस तरीके से की जा रही है, कैसे रिसोर्स प्लानिंग हो रही है। नाउ प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ हमें रिसोर्सेज के साथ जस्टिस भी करना है। रिसोर्सेज हमें ये नहीं कि प्लान बना के रख दिया लेकिन वो प्लान के थ्रू हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अनलिमिटेड वे में रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हमारा कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से क्या रिसोर्स हम लेकर आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बस जो है कुछ प्लान्स बना के हमने रख दिए हैं, बस इट्स एनफ, वो काफ़ी हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना है। इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारी कंट्री में जो है रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी बहुत है, यानी कि बहुत तरह के अलग अलग तरीके के हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्वांटिटी में है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत थोड़ा है। तो उस हिसाब से ही हमें सारी चीज़ें प्लान करनी है। सो दीज आर सम रीजन विच आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी। कहीं पर बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कहीं कुछ प्लेसेस, रीजन्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज है वाइटल रिसोर्सेज की, मतलब जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, तो उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है कहीं कहीं के, और कहीं कहीं पे बहुत अच्छा खासा रिसोर्सेज जो है सेल्फ सफिशिएंट वे में जो है अवेलेबल है, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम यहाँ पर कि कहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी सेल्फ सफिशिएंट है और कहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज है। तो स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल एंड कोल्स। मिनरल एंड कोल की यहाँ पर अच्छी खासी सेल्फ सफिशिएंट एरिया है। मिनरल और कोल बहुत ज़्यादा अच्छा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, बट वहीं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन उन कोल और मिनरल को जिन फैक्ट्रीज में कोल और मिनरल की ज़्यादा यूसेजेस हैं, कोल जहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, कोल जहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है या जहाँ पर कोल जाना चाहिए, जहाँ पर मिनरल्स का यूसेज ज़्यादा है, वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ तक मिनरल रिसोर्सेज को जो है आपका पहुँचाया जाए, कोल वहाँ तक जो है आपका पहुँचाया जाए। तो इतना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में देखोगे अगर आप, तो एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वहाँ से निकलती है, तो इस वजह से वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत है। लेकिन अगेन वहाँ पर फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जहाँ पर पानी की स्केर्सिटी है तो वहाँ से यहाँ से ले जाके यहाँ वहाँ पानी की कमी को जो है वो पूरा किया जा सके, तो ऐसा नहीं है। और फिर कुछ प्लेसेस ऐसी भी होती हैं बहुत ज़्यादा दूर है, भाई अरुणाचल प्रदेश इधर है, अब स्केर्सिटी ज़्यादातर वाटर की कहाँ पर होती है, ज़्यादातर स्केर्सिटी वाटर की राजस्थान में है। अब अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान पूरा ईस्ट से वेस्ट पानी ले जाना, सो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो ठीक है, हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं उस पानी को, आसपास के इलाकों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता कि अगर वहाँ पर कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, उसके दूसरे छोर पे पानी बहुत है, तीसरे छोर पे अगर पानी नहीं है, कम स्केर्सिटी है, तो वहाँ से वहाँ पानी इतना कोई आज के टाइम पे अभी भी इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि इतनी दूर से पानी जो है पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम दैट राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद द सोलर एंड द विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। तो राजस्थान, यू ऑल ऑफ यू नो कि एक इट्स अ डेजर्ट एरिया है, तो जिस वजह से वहाँ पर सोलर एनर्जी अच्छी खासी मिलेगी क्योंकि सनलाइट इतनी ज़्यादा हैवी वहाँ पर रहती है, जिस वजह से वो डेजर्ट भी है, नो रेनफॉल रहती है, 10 to 20 और 25 सेंटीमीटर के अराउंड वहाँ रेनफॉल रहती है। तो विंड्स, हवाएं वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं, बहुत हवाएं चलती हैं, तो जिसकी वजह से विंड एनर्जी इजीली अवेलेबल हो जाती है, सोलर एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। बट बिकॉज द प्लेस इज़ डेजर्ट, क्योंकि ये प्लेस डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज
जो है बहुत ही कम है, ठीक है। अब क्योंकि इंदिरा गांधी कैनल वगैरह बनने के बाद अब अच्छा खासा ग्रीनरी हो गई है राजस्थान में, क्योंकि हम यहाँ की अगर बात कर रहे हैं इसके हिसाब से अगर देख रहे हैं, से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें ठीक है अगर हम बहुत टाइम पहले की बात अगर हम करते हैं, लेकिन अगर हम आज के बाद की टाइम की बात करें, टुडेज टाइम पे राजस्थान इज़ नॉट लाइक डेजर्ट लाइक अर्लियर बिफोर 50 ईयर्स बिफोर और 30 ईयर्स बिफोर। ओके, अब डेजर्ट है, डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर, लेकिन डेजर्ट के साथ साथ बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं आफ्टर इंदिरा गांधी कैनल के बनने के बाद जो है वहाँ पर ग्रीनरी बहुत आई है। वहाँ पे कुछ लोग अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं वहाँ पर, एंड देयर इज़ अ वन पर्सन जिसने पूरे पूरे गाँव को जो है पूरा हरियाली से भर दिया है। और वहाँ पर एक ट्रेंड है कई सालों से वहाँ पर कि अगर वहाँ पे उस गांव में अगर कोई भी एक बेटी अगर बॉर्न होती है तो वो लोग हर बेटी के बॉर्न होने पर एक पेड़ जो है गांव में लगाते हैं, तो जिसकी वजह से वो पूरा गांव जो है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो गया, बहुत ज़्यादा हरियाली से भर गया है, ठीक है। सो हाँ, हम वाटर वहाँ पे कमी है वाटर की अभी भी, लेकिन हम वाटर को एज अ रिसोर्स वहाँ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वाटर को कहीं किसी और जगह के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ के लोगों, वहाँ पर जो पानी अवेलेबल है वो वहाँ के लोगों के लिए एनफ है। हम उस वाटर को उस वाटर का यूज़ किसी और जगह के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में भरपूर मात्रा में वाटर है बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो हम उसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, आसपास के एरिया में बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, बहुत दूर तो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख अगर हम देखें इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये कहा है, इसमें लिखा है कि रियली आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द कंट्री, बट ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ क्या ही लिखता है क्या नहीं लिखता है। मुझे खुद एनसीईआरटी मतलब पर्सनली अगर मैं देखूँ तो एनसीईआरटी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस है 10th का एनसीईआरटी, 9th का एनसीईआरटी, तो दैट्स वाई, और हमें पढ़ाना एनसीईआरटी से ही पड़ता है, तो इसलिए एनसीईआरटी से आई एम टीचिंग यू, बट आई डोंट प्रेफरली पर्सनली मैं एनसीईआरटी कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, ना ही मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ इसमें से, क्योंकि आज के टाइम की अगर आप बात करें ये अपडेटेड होती ही नहीं है एनसीईआरटी। आज कोई लद्दाख आइसोलेटेड नहीं है, कोई आइसोलेटेड नहीं है, वहाँ पे रोड्स हैं, जो प्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, इतनी आवाजावी वहाँ पर स्टार्ट हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया है। अब बैक ईयर्स की बात अगर हम करते हैं उसके मुकाबले पे अब बहुत अच्छा हो चुका है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्पेशली, बट यहाँ पे लिख दिया है इन लोगों ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, कोई आइसोलेटेड नहीं है वो जगह, लद्दाख ना ही जम्मू कश्मीर, प्रॉपर पूरा कंट्रोल है ऑल ओवर इंडिया से, पूरे तरीके से कनेक्टेड है बाई एयरवेज, बाई रोडवेज, कुछ हद तक, कुछ आगे तक ट्रेन से भी कनेक्टेड है, लेकिन कुछ थोड़ी सी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर ट्रेन नहीं जा सकती, तो यू कैन गो बाई रोड। अब तो लोग इतना लद्दाख घूमने जाते हैं, इतना ट्रिप्स करने जाते हैं, इतनी ट्रिप्स होती हैं कि शायद पहले कभी इतनी ट्रिप्स नहीं हुई है, ठीक है। सो इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज वहाँ का बहुत अच्छा है, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। बट हाँ, ये है कि वाटर की कमी है, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं है कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यही लाइक सेम एज पहले की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से रिवर्स निकलती हैं, छोटी बड़ी रिवर्स कुछ निकलती है, शयोक रिवर्स है, ठीक है, और कई ऐसी छोटी रिवर्स हैं जिनसे वहाँ के लोगों को वाटर का एनफ मात्रा मिल जाती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, हाँ, मिनरल्स कुछ वहाँ पर कोई खास नहीं पाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है फैसिलिटी, बट बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अभी थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है, बहुत हद तक डेवलप हो चुका है, लेकिन अब बहुत हद तक अभी डेवलपमेंट बाकी है। सो दस बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल इज मस्ट। तो यहाँ यही बोला गया है कि रिसोर्स की प्लानिंग नेशनल लेवल पे तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर भी आपकी पूरी रिसोर्स की प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से रिसोर्स की प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग जो है किस प्रकार से चल रही है और किस प्रकार से होनी चाहिए। स्टेप्स क्या है रिसोर्स प्लानिंग के, कि रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से इंडिया में की जाती है। तो फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन और एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि सारे रीजन्स कंट्री की एक एक जगह पर जाकर देखा जाता है रिसोर्सेज की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, किस क्वांटिटी में है, आगे फ्यूचर के लिए अवेलेबल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, एवरीथिंग उसका देखा जाता है। रिसोर्सेज किस हालत में है, क्या चीज़ें हैं। नाउ दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, इसे ही सर्वेइंग कहते हैं। मैपिंग होती है रिसोर्सेज की, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, एस्टिमेशन लगाया जाता है। एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज का मेजर भी किया जाता है कि कितना है, ठीक है, कितना
अभी प्रेजेंट के लिए कितना चल सकता है और फ्यूचर के लिए कितना चल पाएगा, तो इसका मेजरमेंट भी किया जाता है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके प्लान्स बनाने के लिए क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास स्किल्स हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो हम रिसोर्सेज के लिए जो डेवलपमेंट प्लान्स हम बना रहे हैं, रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है उसके लिए जो प्लान्स बना रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बना रहे हैं, उन डेवलपमेंट प्लान्स को बनाने के लिए हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी है, स्किल है, इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज उस हिसाब से हैं हमारे पास सेटअप करी हुई कि हम रिसोर्सेज को उस लेवल तक डेवलप्ड कर पाएँ। उसके लिए मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज, जो भी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो हैं हमारे पास, क्या स्किल्ड लेबर है, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि जब प्लान्स बनाते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट का, तो ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास है या नहीं है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो जब रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के प्लान्स बनते हैं तो वो प्लान्स ऐसे होने चाहिए, मतलब स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग में कि वो प्लान्स ऐसे होने चाहिए कि वो नेशन को भी डेवलप्ड करें, नेशन के डेवलपमेंट के प्लान्स के साथ मैच करें रिसोर्स के डेवलपमेंट के प्लान्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्स तो डेवलपमेंट हो रहा है, रिसोर्स में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सेज में चेंजेस कर रहे हैं, एक उसको पर्टिकुलर फॉर्म में हम रिसोर्सेज को चेंज करके उसको यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन नीड्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन वहीं नेशन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कंट्री को कोई किसी भी तरीके की आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, यानी इकोनॉमिकली कंट्री स्ट्रांग नहीं बन पा रही है, कंट्री को कमाई नहीं हो रही है, कंट्री अर्न नहीं कर पा रही है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही चाहिए। ठीक है, कंट्री में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए प्लान्स। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। जब हम किसी भी रिसोर्सेज का प्लान करते हैं या सारे रिसोर्सेज के जब हम प्लान बनाते हैं तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कंट्री के किस रीजन में कितना रिसोर्सेज है, कौन सा रिसोर्सेज है, किस मात्रा में है, कैसा है, प्रेजेंट के लिए अवेलेबल है, फ्यूचर के लिए अवेलेबल है या नहीं है। हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें इस बात की भी हेल्प मिलती है, मदद मिलती है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उनको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ये भी हमें पता चलता है। हेल्प इन कीपिंग ट्रैक ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज, जो रिमेनिंग रिसोर्सेज हमारे पास रह गए हैं उनका रिकॉर्ड भी हमको रखने में हेल्प मिलती है। हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, साथ ही साथ ये भी हेल्प मिलती है कि हम रिसोर्सेज को कम वेस्ट करना सीखेंगे, क्योंकि जब आप रिसोर्सेज, जब पूरी प्लानिंग बनी तब हमें पता चला कि भाई ये रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, तो जब ये रिसोर्सेज हमारे पास कम है तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, इसे हमें बहुत ही एहतियात से जो है यूज़ करना है। ठीक है, सो इसी में नेक्स्ट देखते हैं इसी टॉपिक में। तो इंडिया मेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया काफ़ी एफर्ट लगाता है ताकि हमारे रिसोर्सेज को डेवलप करने के जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा बना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेके 5 साल तक का प्लान गवर्नमेंट बनाती है कि 5 साल तक गवर्नमेंट को कंट्री के, नेशन के डेवलपमेंट के लिए किन किन फील्ड में क्या क्या काम करना है, एजुकेशन में, हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे में, लैंड को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, वाटर को लेकर, किन किन चीज़ों में क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या डेवलपमेंट करने हैं। तो गवर्नमेंट, जब कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो वो 5 साल के सारे प्लान्स बनाती है। तो इंडिया ने काफ़ी गोल्स जो है अचीव किए फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, यानी कि जब कांग्रेस का टाइम था या जब देश आज़ाद हुआ था तब से काफ़ी प्लान्स जो है अचीव किए रिसोर्सेज को लेकर, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। अवेलेबिलिटी, किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन। अगर किसी रीजन का डेवलपमेंट करना है तो वहाँ कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार का रिसोर्सेज अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो रीजन जल्दी डेवलप्ड कर सकता है, अगर नहीं है तो उस रीजन को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्रेजेंस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, साथ ही साथ किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशंस होना ज़रूरी है, आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। प्रेजेंस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, टूल्स, मशीन्स, जो भी ज़रूरत है उन रिसोर्सेज को एक फॉर्म में चेंज करने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर। कॉलोनाइजेशन एंड रिसोर्सेज, यानी कि कॉलोनाइजेशन एक तरफ, यानी कि कॉलोनीज जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, हमारी कंट्री को कॉलोनी बनाया था, और उधर ही रिसोर्सेज। तो बेसिकली जो मेन अट्रैक्शन था फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन मतलब बाहर के जो लोग इंडिया आए, चाहे उसमें वो अफगान्स रहे हों, तुर्क्स रहे हों, ब्रिटिशर्स रहे हों, पोर्चुगीज़ हो, डच हो, फ्रेंच हो,
मुगल्स हो, लोधी डायनेस्टी हो, जैसे 7th में आपने जितनी भी मिडिवल हिस्ट्री में जितना भी किंग्स वगैरह आपने पढ़े, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, जो भी रहे हो, उनका मेन अट्रैक्शन इंडिया से था, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना इंडिया से, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज की एट दैट टाइम भरमार थी, कॉलोनीज विद रिच रिसोर्सेज। और इन इंडिया जो थी एक कॉलोनी बन चुकी थी ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले, अलग अलग किंग्स की, मुगल्स की, तुर्क्स की, अफगान्स की, और बाद में ब्रिटिशर्स ने जो है इसको इंडिया को कॉलोनी बनाया। हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब उनके पास क्या था, ब्रिटिशर्स के पास बेसिकली हायर टेक्नोलॉजी थी, रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हायर टेक्नोलॉजी थी एट दैट टाइम। 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में जब वो इंडिया में रह रहे थे, जब इंडिया को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया था। डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, जिन इंडिया के अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी कंट्रीज को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में उन कंट्रीज को कॉलोनीज बनाया था, अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनीज बनाया था, अमेरिकन कंट्रीज को कॉलोनी बनाया था, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, जिससे कि उनको ये हेल्प मिलती थी कि वो उन कॉलोनीज में जाकर वहाँ का रिसोर्स चुरा सकें, छीन सकें, वहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकें ऑफ अदर रीजन, ठीक है। हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन एंड एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनी। वहाँ का जब रिसोर्सेज वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, चोरी करेंगे, वहाँ से रिसोर्सेज ले जाएंगे, तो उन कॉलोनीज में सुपरमेसी भी उनकी बनी रहेगी, मतलब उनकी ताकत उन कॉलोनीज में बनी रहेगी, ठीक है। So next है the resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. So resources तभी contribute कर सकते हैं किसी भी development में जब when they are accompanied by appropriate, मतलब हम resources को development की form में तभी हम change कर सकते हैं जब हमारे पास proper technology हो, institutionals हो, उन्हें change करने के लिए, सॉरी, इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर मतलब यही है कि फैक्ट्रीज हों, इंडस्ट्रीज हों, इस हिसाब से हों, ऐसी हों, टूल्स हों, मशीन्स हों कि उन रिसोर्सेज को प्रॉपर जब हम डेवलपमेंट फॉर्म में चेंज करें, मतलब ऐसी फॉर्म में चेंज करें जो डेवलप्ड कहलाए और साथ ही साथ कंट्री की इकोनॉमी भी रन कर सके, उससे कंट्री का भी डेवलपमेंट हो, तभी हम किसी चीज़ को रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कहा जाता है रिसोर्स, लेकिन वो मतलब यूज़ में नहीं आ पाती है, ठीक है, तो उसे हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। जैसे लाइक पर्ल्स वगैरह आपने देखे होंगे, पर्ल्स की ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, तो जो पर्ल्स हमें समुद्र के किनारे पास में जो मिल जाते हैं वो रिसोर्सेज का काम करते हैं, क्योंकि वो ईजिली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ईजिली हम उनको पा सकते हैं जिसे कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्ल्स होते हैं बहुत, जो कि बहुत डीप इनसाइड द ओशन होते हैं और जिनको निकालने में, बहुत डीप इनसाइड से निकालने में बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, ठीक है, और उसके लिए इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि एकदम डीप इनसाइड से, और अगर हो भी तो उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होगा, ठीक है। तो वो मतलब वो वैसा वो रिसोर्स जब बन के आए इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं बनता है कि इतना पैसा खर्च जब हम रिसोर्स को निकालने में ही करेंगे तो डेवलप करने में कितना पैसा खर्च होगा, और जो भी मतलब ह्यूमन मैन लेबर तो लगेगा ही लगेगा, मशीन भी होगी तब भी मशीन को चलाने में, अंदर जाने में मैन लेबर लगेगा, ठीक है, उस दौरान कोई हादसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो रिसोर्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपीज़ भी लगते हैं और जान का जोखिम भी रहता है, तो उन्हें हम रिसोर्स में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका एग्जांपल, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो भी एक रिसोर्स का काम करता है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में लाइक यूरेनियम वगैरह यूज़ होता है, ठीक है, तो ये सारे यूरेनियम और ये सारी चीज़ें जो है ये मिनरल्स हैं, लेकिन ये मिनरल्स हैं ज़रूर, इनसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, लेकिन ये ह्यूमन के लिए, मैन काइंड के लिए जो है वो एक डैमेज का कारण बनता है, ठीक है, मैन काइंड के लिए अच्छा नहीं है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, मैन काइंड को नुकसान पहुंचा रहा है, तो दीज आर नॉट इंक्लूड इन प्रॉपर रिसोर्सेज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, और इंडिया ने ये सारी चीज़ें जो कॉलोनाइजेशन का फेज़ था, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, उस टाइम इंडिया ने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करी थी। डेवलपमेंट कैसे होना है, रिसोर्सेज कैसे निकालने हैं, रिसोर्सेज को एक प्रॉपर फॉर्म में चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारी चीज़ें चाहिए, ये सारा कुछ इंडिया ने कॉलोनाइजेशन पीरियड में देखा हुआ था। तो देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जर्नल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इन जर्नल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो सिर्फ रिसोर्सेज हमारे पास होना ही डेवलपमेंट नहीं है किसी भी कंट्री का। रिसोर्सेज के साथ साथ पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन उस रिसोर्स को डेवलपमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के काबिल है हमारे पास,
एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्स है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, पढ़ा लिखा है, जानकार है, उसे मालूम है कैसे मशीन चलाना है, कैसे रिसोर्स को कन्वर्ट करना है, कैसे रिसोर्स से किस से क्या चीज़ बन सकती है, ये सारी जानकारी के लिए ह्यूमन उस तरीके का, उस लेवल का ह्यूमन है, उस लेवल की टेक्नोलॉजी है, एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। और जो हिस्ट्री में पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है उससे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे इंडियन लोग और जो रिसोर्सेज में ज़्यादा लगे रहते हैं वो सारे लोगों को हमारी हिस्ट्री से भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है इन सारी चीज़ों का। ओके, सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा। एंड थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन तक भी ये चैप्टर्स पहुंच सके। ये पूरा रैशनाइज्ड चैप्टर है, आपका रैशनाइज सिलेबस है एनसीईआरटी का, एंड क्योंकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा पहुंच सके, जो बच्चे 9 से अब 10th में आ रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ ज़रूर ज़रूर से शेयर करें आप इस चीज़ को। सो थैंक यू एवरीवन, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फुलेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो सेशन, नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम अभी हमारा हिस्ट्री हो गया है, ये ज्योग्राफी है, हम इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का डेमोक्रेसी वाला चैप्टर हम लेकर आने वाले हैं। अभी शायद हम आपके लिए लेकर आएंगे पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग है उसमें, तो वो चैप्टर हम लेकर आएंगे। सो टिल देन बाय बाय एवरीवन।